गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को समझाया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। आप लोगों को याद होगा कि भैया ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर मुझे लगाना है, एक्सटर्नल प्रेशर, उसी को मैं क्या कहूँगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। और हम उसे किससे लिख रहे थे, पाई से। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बताया था, उसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको उसका। मैंने आपसे कहा था कि एक्सपेरिमेंटली पाया गया, अल्दो इसके कुछ लॉज हैं, कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं, पर वो हमारे किसी काम के नहीं है। अब ध्यान रखो, एक्सपेरिमेंटली कहा गया था कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, मोलरिटी, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर हमने कहा कि यार दोनों को मिलाएं तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू टी, और बराबर करने के लिए लाना पड़ेगा कोई कांस्टेंट, और हम लेके आए थे एक कांस्टेंट s। फिर हमने देखा कि s की वैल्यू किसके बराबर है, r के, विच इज इक्वल टू 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन। अच्छा, कब होगी ये वैल्यू atm लीटर पर मोल केल्विन में, जब पाई किस में हो, atm में। अब पाई प्रेशर है तो मैक्सिमम केसेस में atm में ही होगा। ठीक है, तो हमने r की वैल्यू s की वैल्यू देखी, r के बराबर है, तो हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिखने की हिम्मत की थी। कैसे, पाई इज इक्वल टू mRT। ठीक है, फिर हमने कहा कि सर m तो मोलरिटी होता है, मोलरिटी होता है n/v RT, और यहां से आया था PV is equals to nRT। मैंने कहा पाई इज अ प्रेशर, जिसको हम PV लिख सकते हैं। अल्दो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, है ना, नोट्स में छापना हो तो ये वाला फॉर्मूला छापेंगे, ये वाला छापेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये केवल फील कराने के लिए बता दिया था कि ये इक्वेशन एक्चुअली में कहां से ली गई है, आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, और मैं जिन लॉस की बात कर रहा था ना कि ये कुछ लॉस से आए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उन्हीं से ये भी आया कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m के, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t के, वहीं से आती है सारी बातें। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने कल की क्लास में कर ली थी, है ना, याद होंगी आप लोगों को, तो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। एक्चुअली इन्हीं पर तो ध्यान देना है, तभी तो आज की क्लास में जो होगा वो समझ में आएगा, है ना। तो चलिए, कुल मिला के फॉर्मूला आया था पाई इज इक्वल्स टू mRT। अब आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के। अच्छा, करना कैसे पता है ना सबको, पहले खुद से करना है, उसके बाद नहीं होता है तो टीपना है। क्लियर है बात मेरी, पहले खुद से ट्राई करना है ना, ईमानदारी के साथ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जो इसी साल के पेपर में आया है बोर्ड में। मैं बता रहा था आपको कि ऑस्मोटिक प्रेशर का एक क्वेश्चन इस ईयर भी पूछा गया है, तो उसको कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, हलवा सवाल था मेरे, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक pressure of 5% urea at 300 Kelvin temperature। ठीक है, आपसे कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करो, 5% यूरिया है आपके पास, ठीक है, और ये परसेंटेज दी गई थी m/v परसेंटेज, कौन सी, m/v परसेंटेज, और 300 केल्विन टेम्परेचर है। कोई दिक्कत नहीं है सर, करते हैं कोशिश। एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का, एक ही होता है तो एक ही पढ़ेंगे सर। पाई इज इक्वल्स टू mRT। ठीक है, आपको तीन चीजें चाहिए पाई निकालने के लिए, है ना। आपको चाहिए मोलरिटी, गिवन है क्या, डायरेक्ट तो नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, देखेंगे। R की वैल्यू आपको पता है, अल्दो पेपर में गिवन थी, ठीक है, R की वैल्यू दी थी उन्होंने 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको R की दोनों वैल्यूज याद रहें, है ना, दो वैल्यूज याद रहे, है ना, R की, एक तो ये वाली, एक जूल पर मोल केल्विन वाली। ठीक है, वो कितनी होती है जानते हो ना, R इज इक्वल्स टू क्या होता है जूल में, R इज इक्वल्स टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्यों याद होनी चाहिए आपको पता लगेगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, याद होनी चाहिए। अच्छा, पाई इज इक्वल्स टू mRT। सर मेरे पास R है, मेरे पास T है, टेम्परेचर गिवन है ना, केल्विन में ही गिवन है, 300 केल्विन, केल्विन में ही रखना है सर, m नहीं है। एक इंफॉर्मेशन दी है आपको, क्या, 5% यूरिया। इसका क्या मतलब है कि 5 ग्राम ऑफ यूरिया, यही तो मतलब है, डिसॉल्व्स इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो, क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। अच्छा, मोलरिटी होती क्या है, मोलरिटी होती है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर होती है बात मेरी, इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सर, नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना गिवन, 5,
यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60। याद होना चाहिए आपको डायरेक्ट, है ना, यूरिया का, सुक्रोज का, ग्लूकोज का, इनके तो रटे हो जाने चाहिए अब तक, है ना, इतनी बार यूज में ले चुके हैं। तो वॉल्यूम सॉरी मोल्स निकालना है मेरे को। गिवन मास 5, मोलर मास कितना 60, वॉल्यूम कितना गिवन है इसका 100। अब ml में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1000 से, डिवाइड कर देंगे, आई एम सॉरी, डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से। क्लियर है, ये डायरेक्ट लिख दो ना 0.1, है ना, ज्यादा आसान है। 100 ml इज इक्वल्स टू 0.1 लीटर। क्लियर होती है बात इतनी। तो आपके पास मोलरिटी आ गई। अब क्या करना है आपको, पाई इज इक्वल्स टू 5/60 0.1 इनटू r कितना 0.0821, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 300 केल्विन से। सॉल्व कर लोगे पाई आ जाएगा। ठीक है, किस में आएगा एटीएम में। अच्छा क्यों आया एटीएम में, क्योंकि हमने यहाँ r कौन सी यूनिट ली थी, r की कौन सी यूनिट ली थी मैंने यहाँ पे, सर r की आपने यूनिट ली थी एटीएम वाली, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। देख लो यूनिट भी देख लो, यूनिट भी देख लो। ऊपर क्या है मोल, अरे ओवरऑल फार्मूला ये लिख दूं n बाय की, लिख सकता हूं ना। ऊपर क्या है यूनिट देख लो एक बार पाई की, n क्या है यहाँ पे एटीएम सॉरी मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किस में लेना है लीटर में, मल्टीप्लाई बाय एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, मोल इनटू केल्विन टेंपरेचर है ना। तो लीटर से घटा लीटर, मोल से घटा मोल, काटो ना मोल काटो सर, केल्विन से घटा केल्विन, किस में आई यूनिट आपकी एटीएम में। ठीक है, तो पाई किस में आ जाएगा आपको एटीएम में, कब आएगा जब आपको वॉल्यूम लीटर में लेना है और ये किस में लेना है आपको, फील हो गया मुझसे, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन में। क्लियर इतना, तब आपका पाई किस में आएगा एटीएम। चलिए तो ये न्यूमेरिकल किया, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, थोड़ा सा अच्छा इससे यूनिट का खेल मैंने क्यों बताया, आपको इस क्वेश्चन में समझ आएगा कि सर जी आप यूनिट क्या बता रहे थे, हमको पता है सबको एटीएम में आएगा, फिर भी गलतियां कर देते हैं बच्चे। क्वेश्चन सुनो, सेकंड क्वेश्चन है 8.5 ग्राम ऑफ a non-volatile solute, ठीक है, is present in 500 ml solution, at 298 Kelvin, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। The osmotic pressure of this solution, the osmotic pressure of this solution कह रहा है आगे is 240.15 किलो पास्कल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और देखो इसमें आपको आर की वैल्यू गिवन नहीं है ना, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार जेई में पूछा था इस सवाल को। इसमें कमाल की बात ये है कि आर की वैल्यू नहीं दी गई है। कमाल की बात बोली मैंने, मतलब 99% केसेस में वो आर की वैल्यू देता है आपको, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं दी उसने आर की वैल्यू। ठीक है, अब पता नहीं क्यों नहीं दी, करता हूं मैं सॉल्व इसको। मेरे से क्या कहा है कि 8.5 ग्राम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो है ना। उसका मास कितना है, ये मुद्दा है 8.5 ग्राम। मैंने इसको लिखा W1, कितना लिख दूं 8.5 ग्राम। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। कह रहा है कि 500 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो V कितना है सर 500 ml, बोलो हाँ है ना। लीटर में बदल दो 0.5 लीटर, लीटर में चाहिए होता है ना वॉल्यूम, बदल दो, कहां दिक्कत आ रही है। T कितना है, केल्विन में है ऑलरेडी 298 केल्विन। आपसे कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कितना है 240.15 किलो पास्कल। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, या इसी को इक्वल लिख सकते हैं 240.15 into 10 to the power 3 पास्कल। अरे किलो का मतलब 10 to the power 3 आनी चाहिए, छोटी छोटी बातें आपको, है ना। और लास्ट में क्या कह रहा है, कुछ और भी गिवन है क्या सर, बस टेम्परेचर गिवन है, पाई गिवन है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट करो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मैंने उसको मान लिया m1। ठीक है, आपको सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। ये क्या है m1 सर, m1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने सर, पाई इज इक्वल्स टू mRT। ठीक है, वहां m क्या है सर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, आपके पास पाई है, ठीक है, बिल्कुल है सर।
कितना है 240.15 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल सर पाई है। सर आपके पास वॉल्यूम है, बिल्कुल है सर 0.5 लीटर। आपके पास आर है, गिवन तो नहीं है पर सर मुझे आर की वैल्यू पता है, आपने कहा याद रखनी है तो मैंने याद रख ली थी 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। लो सर आर की वैल्यू ये रही, क्या याद रखोगे आप भी, ठीक है। टेम्परेचर है आपके पास, बिल्कुल है सर, कितना है 298 केल्विन। अब वैल्यूज रख दो, सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स आ गए तो मोल्स क्या होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास गिवन कितना है 8.5, नंबर ऑफ मोल्स यहां से कैलकुलेट कर लिए सर, मैंने क्या निकाल दिया मोलर मास। आ रही है ना बात समझ में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने गलत कर दिया। अगर आपने केवल इतना किया है तो आपने गलत कर दिया। सर क्या कह रहे हो, अब और क्या करें इसमें, सुनो ध्यान से। यहाँ पर पाई किस में गिवन है आपको, पास्कल में। अरे पाई किस में गिवन है आपको, पास्कल में। अच्छा एक बात बताओ, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल। जानते हो सब, है ना, बिल्कुल जानते हैं सर, बचपन में पढ़ा था जब हम छोटे बच्चे थे कि प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल। एटीएम नहीं, एटीएम हमारे सबसे ज्यादा काम में आने वाली यूनिट है प्रेशर की, पर ऐसा ही नहीं है। क्लियर हो गई बात मेरी, ऐसा यूनिट क्या होती है किसकी, फिर से ऐसा यूनिट पास्कल होती है किसकी, प्रेशर की, ठीक है। और ये ऐसा यूनिट में ही गिवन है ना, ये किस में गिवन है, ऐसा यूनिट, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है सर, लीटर है, गलत। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या, अरे वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है ना। अब लेंथ ब्रेथ हाइट सब, लेंथ ही तो एक तरह से, ठीक है, लेंथ यानी कि मीटर इनटू मीटर, तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर क्यूब। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एक और बात कि यहाँ पर पाई की ऐसा यूनिट है कौन सी वाली, पास्कल वाली, और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, ठीक है। सर आर की ऐसा यूनिट ये होती है क्या, नहीं। आर किसमें है यहाँ, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन में। भाई एटीएम लीटर ऐसा यूनिट नहीं है, अभी तो क्लियर किया हमने, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट में क्या वैल्यू होता है, ऐसा यूनिट में इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अब यही एक चीज है जिसमें बच्चे गलतियां कर जाते हैं, और बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, पता नहीं कैसे और क्यों, ठीक है। फिर से सुन लो, देखो कहानी केवल इतनी थी, मुझे पाई किसमें गिवन था, पास्कल में। पाई किसमें गिवन था, पास्कल में। अब पास्कल ऐसा यूनिट है, अब यार ये ऐसा यूनिट है तो आर की भी ऐसा यूनिट होनी चाहिए। भाई पाई एटीएम में कब ले रहे थे, जब आर एटीएम में था। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है। अगर मैं आर को एटीएम में लूंगा, इसको मैं लीटर में लूंगा, तो खुद से सोचो यार, इसको अगर मैं किस में लूं, लीटर में, है ना, इसको लूं एटीएम लीटर पर मोल केल्विन में, तो खुद से सोचो पाई किस में आएगा, पाई किस में आएगा सर, एटीएम में। पर पाई की वैल्यू तो पास्कल में गिवन है। तो आपको क्या करना है, आपको दो काम में से एक काम करना है, क्या, कि या तो इस पास्कल को बदलो एटीएम में, है ना। यहां गलती करते हैं बच्चे, है ना, ध्यान रखना इस बात को, या तो इस पास्कल को बदलो किसमें, एटीएम में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, बदल सकते हैं, है ना। अभी बता दूंगा मैं कैसे बदलोगे, पास्कल को बदलो एटीएम में, एक तो तरीका है ये। दूसरा कि सर इस वॉल्यूम को जो किसमें गिवन है, लीटर में, उसको आप मीटर क्यूब में बदल दो, ठीक है भाई। एक तो ये कर सकते हैं, ये नहीं करना चाह रहे तो ये करो कि इसको किसमें बदल दो सर, लीटर क्यूब, मीटर क्यूब में, और आर की कौन सी वैल्यू रख दो, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये ऐसा यूनिट वाली वैल्यू, कौन सी वाली, ऐसा यूनिट वाली। चलिए मैं करता हूं इस सवाल को, पाई की वैल्यू पास्कल में रखते हैं। कितनी है पाई की वैल्यू, 240.15 इंटू 10 टू दी पावर 3 पास्कल। समझ में आ रही है बात मेरी, विल बी इक्वल्स टू m अपॉन में, ये किसमें है, पास्कल में, विल बी इक्वल्स टू m अपॉन में, वॉल्यूम किसमें है, लीटर में, किसमें रखना है, मीटर क्यूब में, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब के, तो 0.5 लीटर किसके बराबर होंगे, 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब के। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम रखना किसमें है, मीटर क्यूब में, रख दो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -3। क्लियर होती है बात मेरी। इंटू आर की वैल्यू 2 होती है, एक ये और एक ये। कौन सी रखूं भैया, ऐसा यूनिट वाली रखो। ये कब रखनी है, जब पाई एटीएम में, दिमाग में बैठा हो। ये वॉल्यूम
लीटर में कब रखना है, जब पाई एटीएम में हो। पाई किसमें है, एसआई यूनिट में, पास्कल में। तो यहाँ पर मेरे को कौन सी यूनिट रखनी है, आर की एसआई वाली, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, 8.314, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन। अच्छा, इनटू लास्ट में क्या आया आपके पास, टी ऑलरेडी किसमें है आपका 298 केल्विन है, ऑलरेडी किसमें है सर, ऐसा यूनिट में, तो आप ये वैल्यू रख देंगे। क्लियर है। अब यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करके कर लेंगे ना इतना भाई। n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां से सर, n इज इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, n इज इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा 240.15, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर 3 इनटू 0.5 इनटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 8.314 इनटू 298। कैलकुलेट कर लेना, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, हाँ या ना। अरे भाई यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे ना, किसके, यूरिया के, आई एम सॉरी, जो भी आपको सॉल्यूट गिवन है उसके। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज समझने की थी, ये यूनिट्स का चक्कर, ठीक है। अब एक चीज आप याद रखेंगे, है ना, कुछ चीजें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उनको आपको याद रखनी है कि 1 ATM कितने पास्कल के बराबर होता है, अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। 1 ATM इज इक्वल्स टू इतने पास्कल, और ये बराबर होगा 746 mmHg, या आप कह दो 746, तो क्लियर होती है, या आप कह दो 0.98 बार। तो ये यूनिट्स का कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से आप ऐसे भी कर सकते थे कि इस पास्कल को इस रिलेशन से एटीएम में बदल लेते, इस रिलेशन से एटीएम में बदल लेते, तो इतना झंझट नहीं करना पड़ता। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। लेकिन आपको ये तरीका भी आना चाहिए। क्लियर होती है बात मेरी, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है ना, यूनिट पर बेस्ड। की क्या पूछा था कि भाई एक बात बताओ कि आपको कोई सॉल्यूशन है, उसका टेम्परेचर है इतना, दे दिया कुछ टेम्परेचर, ठीक है, कुछ टेम्परेचर दे दिया उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम उन्होंने ml में दे दिया इतना, ठीक है, उन्होंने कहा इतने नंबर ऑफ मोल्स है, सब कुछ दे दिया। आई एम सॉरी, उन्होंने मेरे से पूछा, मार कर दिया भाई, उन्होंने मेरे से पूछा कि ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ पास्कल में। ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें बताना है, पास्कल में। मतलब लास्ट में उन्होंने ये पूछ लिया मेरे से कि ऑस्मोटिक प्रेशर, सारी वैल्यूज दे दी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ लिया पास्कल में। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको इन सबको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन सबको आर की वैल्यू ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, वॉल्यूम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेम्परेचर ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा, टेम्परेचर तो खैर ऐसा यूनिट में रखते हैं। क्लियर होती है बात मेरी, ये सब आपको करना पड़ेगा। क्लियर होती है बात, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अभी भी कोई डाउट हो इसमें यूनिट के कन्वर्जन में तो आप पूछ सकते हैं। बाकी याद रखें, बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ना, कंपटीशन के पर्पस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बोर्ड्स में तो बहुत ही अलग सवाल पूछते हैं इसके, है ना, कंपटीशन के पर्पस से इंपॉर्टेंट है कि आपको कन्वर्जन्स आने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्या कह रहा है, एक 10% W/V यूरिया सॉल्यूशन is isotonic with a 5% W/V solution of unknown solute. Calculate the molar mass of the unknown solute. ये क्वेश्चन है, कह रहा है, आसान सवाल है, देखो, कह रहा है 10% W/V यूरिया सॉल्यूशन है और ये आइसोटोनिक है एक दूसरे सॉल्यूशन के साथ। मतलब क्या है, इसको सुनो, एक सॉल्यूशन है A, जस्ट इमेजिन, और दूसरा सॉल्यूशन है मेरे पास B, ठीक है। ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। अब ये आइसोटोनिक है, इसका क्या मतलब है, समझते हैं, है ना। कह रहा है कि मोलर मास बताना है आपको अननोन सॉल्यूट का। अब यही अननोन सॉल्यूट, अरे ये तो यूरिया का सॉल्यूशन है, पता है ना आपको, एक तो नॉन है, एक अननोन है। अब यहाँ पर कोई सॉल्यूट होगा, ठीक है, उसका आपको क्या बताना है, मोलर मास। क्लियर होती है बात मेरी, उसकी आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है। अब सुनो, आइसोटोनिक का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। आइसोटोनिक, मान लो दो सॉल्यूशन है A और B, ठीक है। हमने कहा कि इस सॉल्यूशन का जस्ट इमेजिन ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, पाई,
और इसका कितना है पाई 2। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन है। इसका मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, इसका पाई 2। अब ये वर्ड अगर आ जाए आइसोटोनिक, तो इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। आइसोटोनिक वर्ड का मतलब क्या है कि इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, मतलब सर पाई 1 बराबर होगा किसके, पाई 2 के। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? अरे भाई आइसोटोनिक का मतलब बहुत सीधा सा, जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, पढ़ा हुआ है आपने, है ना, छोटी क्लासेस में वैसे इसको, है ना, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होती, ऐसा भी होता है। अरे जब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हैं तो ना सॉल्वेंट यहां से यहां जाएगा ना यहां से यहां जाएगा। क्लियर है? सॉल्वेंट कब मूव करता है, मूवमेंट कब होता है सॉल्वेंट का, जब कंसंट्रेशन डिफरेंस हो, है ना, डिफरेंट कंसंट्रेशन हो दो सॉल्यूशन की। तो यहां तो पाई 1 बराबर है पाई 2 के, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो कंसंट्रेशन भी सेम ही होगा। कैसे सर, सुनो सुनो, पाई 1 क्या होगा सर, m1r_t1, पाई 2 क्या होगा सर, m1r_t2। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? व्हाट इज पाई 1 सर, m1r_t1, व्हाट इज पाई 2 सर, m2r_t2। क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो सारी कहानी होगी एक ही लैब के अंदर होगी, है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक सॉल्यूशन को देख रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा उस सॉल्यूशन को देख रहा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, एक ही लैब के अंदर सारी कहानी होती है, तो टेम्परेचर लगभग दोनों सॉल्यूशंस का सेम रहेगा। ठीक है, और सेम ही मानना है जब तक वो ना कहे। अब वो ये कह देता कि एक सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे का 60, तब सोचते। अब उसने नहीं कहा तो टेम्परेचर क्या एज्यूम करना है, सेम, यानी कि T1 बराबर है किसके, T2 के। क्लियर हो गई बात मेरी? अब सुनो, R तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ सेम रहेगा। हम ये भी कह रहे हैं कि T1 बराबर है T2 के, तो T1 से T2 कटेगा, R से R कटेगा, M मत काटो सर, R से R कटेगा, क्या आएगा सर, M1 = M2। बोलो क्लियर होती है बात में? ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की खास बात होती है क्या, कि इस सॉल्यूशन की मोलरिटी, दोनों सॉल्यूशन की मोलरिटीज सेम आएंगी। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, दोनों सॉल्यूशन की मोलरिटी सेम आएंगे, फील होना चाहिए, क्योंकि भैया पाई 1 m1r_t1, पाई 2 m2r_t2, T1 से कटा T2, R से कटा R, T1 से T2 क्यों काटा, क्योंकि एज्यूम किया, it is happen at same temperature। ठीक है, सेम टेम्परेचर की कहानी, ऐसा एज्यूम किया है हमने, क्योंकि हमसे कहा ही नहीं है ना टेम्परेचर के बारे में, तो एज्यूम कर लिया हमने कि T1 बराबर है T2 के, कट गया, यानी कि मोलरिटी दोनों की सेम होगी और कंसंट्रेशन सेम होगी। तो क्या कोई ऑस्मोसिस होगा सर? नहीं होगा। ऑस्मोसिस होता ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, कंसंट्रेशन के डिफरेंट होने की वजह से। क्लियर हो गई बात मेरी? तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नहीं होती, है ना। इसको आप अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट डाल के नोट कर लें, है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आते हैं किस तरह से, इस तरह से। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन पे आओ, कि 10% W/V यूरिया सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक है, एक 5% W/V सॉल्यूशन के साथ अननोन सॉल्यूट है, वो कैलकुलेट करना है मोलर मास अननोन सॉल्यूट का। अभी हमने पढ़ा कि M1 बराबर होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए M2। अच्छा, M1 क्या होगा सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1। क्लियर होती है बात मेरी? विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2। अरे क्या होता है मोलरिटी? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। पहले सॉल्यूशन के लिए N1V1, N1/V1, दूसरे के लिए N2/V2। अच्छा, N1 मतलब मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सुनो ध्यान से, N1 गिवन मास अपॉन मोलर मास, W1 अपॉन में स्मॉल m से लिख रहा हूं मोलर मास को, M1 और V1। बोलो क्लियर होती है बात नहीं? ठीक है, ये तो होगा ना, N1 क्या होगा, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मैंने N1 की जगह बस यही रखा है, विल बी इक्वल्स टू N2 क्या, W2 अपॉन में M2V2। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? आसान है इतना? अच्छा, अब सुनो क्वेश्चन सुनो, 10% W/V यूरिया सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर? 10 ग्राम ऑफ यूरिया आता है सर हमको अच्छे से, 10 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसका क्या मतलब है 5% W/V का सर? 5 ग्राम ऑफ अननोन सॉल्यूट, पता नहीं है कौन सा है, ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन सेकंड की बात हो रही है ये, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर होती है बात मेरी? ये सॉल्यूशन बी के लिए है, ये सॉल्यूशन ए के लिए है। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, दो सॉल्यूशन माने ना, ए और बी, है ना। अब दोनों आइसोटोनिक है, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग सकता है दोनों का, बिल्कुल लग सकता है सर, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, और करेगा तो आप यहाँ T1 और T2 और लिख देना, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। अरे भाई कंसर्ट टेम्परेचर अलग दे दे तो लिख देना T1 इंटू T2, क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा W1 गिवन है क्या, बिल्कुल सर, गिवन मास 10, मोलर मास कितना होता है यूरिया का 60 इंटू वॉल्यूम कितना है 100, बोलो क्लियर। सिमिलरली दूसरे में देखो गिवन मास कितना है 5 डिवाइडेड बाय m2, कैलकुलेट करना है, यही तो कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट इनटू इसका वॉल्यूम 100, क्लियर होती है बात मेरी, सॉल्व कर लो इसको, क्या है इसमें, ठीक है। 100 से कटेगा 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा कितना कितना आ जाएगा भाई तू m2 या 2m2 इज इक्वल्स टू 60/2, कितना आ गया 30, देखना एक बार ना, ये गलत ना हो, m2 इज इक्वल्स टू, ये इधर चला गया, ठीक है, इधर चला गया 60/2, m2 कितना आ गया 30 ग्राम पर मोल, यूनिट का जरूर ध्यान रखें, है ना, मोलर मास की यूनिट क्या होती है ग्राम पर मोल, क्लियर इतना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में आप जान गए, है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। अब इसमें एक छोटी सी बात और है ना, फिर बात करेंगे कल, बस थोड़ी सी देर हो, अब सुनो, अब अभी हमने दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम लिए थे, अब जस्ट इमेजिन ए और बी दोनों सॉल्यूशन है, ये काम नहीं आएगा आपके न्यूमेरिकल्स के, फिर भी बता दे रहा हूँ, किताब में छाप रखा है उन्होंने, तो सुनो, ए एक सॉल्यूशन है, बी एक सॉल्यूशन है, हमने कहा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2, और यहाँ हम कह रहे हैं कि पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, आइसोटोनिक में बराबर था, हर बार बराबर थोड़ी होगा, तो पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। इस केस में जो ए है, यानी कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्लियर हुई होगी बात, ठीक है। अरे भाई जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा हाइपरटोनिक, जिसका कम होगा उसको हाइपोटोनिक, ठीक है। तो थ्योरेटिकल बात थी, ये काम नहीं आता न्यूमेरिकल के, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी, अभी एक दो छोटी छोटी बातें ऑस्मोसिस के बारे में करना रह गई है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, सुना है ना नाम, RO घर में लगा हुआ है अपने, जो पानी को साफ करने के काम आता है ना, आता है ना, सॉल्ट को हटाने के काम आता है वाटर से, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करना बाकी है, एक दो छोटी छोटी बातें और करेंगे आज की क्लास में। जो सेकंड न्यूमेरिकल था वो आपके कंपटीशन के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, है ना, आपको उसमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। और थर्ड क्वेश्चन भी काफी अच्छा सवाल था, उसमें एक नॉलेजेबल चीज हमने पढ़ी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उनका रोल क्या है, उनसे कैसे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। याद रखना है उसमें m1 बराबर होगा m2 के, कब, जब टेम्परेचर गिवन ना हो, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कितना हो सेम, वैसे क्वेश्चंस में लिख के भी देता है आइसोटोनिक वाले में कि एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, तो वहां से भी कहानी क्लियर हो जाती है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, अगर अभी कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।